अक्सर जब हम किसी शारीरिक चोट या बीमारी की बात करते हैं ना, तो दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनती है। हाँ बिल्कुल। जैसे किसी व्यक्ति की हड्डी टूट गई हो और उसे दर्द हो रहा हो। एग्जैक्टली। एक्सरे हुआ, एक सफेद टेढ़ी लाइन दिखी और डॉक्टर ने सीधा इशारा करके बता दिया कि समस्या ठीक इस जगह पर है। और मजेदार बात यह है कि ये स्थिति एकदम सामने होती है, साफ दिखती है। जी, और इसका इलाज भी उसी तरह सीधा होता है। प्लास्टर बांधा, कुछ हफ्ते इंतजार किया और समस्या हल हो गई। इंसान का दिमाग इस तरह की स्पष्ट समस्याओं को सुलझाने में बहुत सुकून महसूस करता है। इस सुकून का कारण ये है कि हमारा चिकित्सा विज्ञान सदियों से इसी कारण और प्रभाव वाले मॉडल पर काम करता आया है। मतलब किसी बाहरी वायरस ने हमला किया, शरीर बीमार पड़ा। बिल्कुल, शरीर बीमार पड़ा, हमने एक दवा खोजी और वायरस को खत्म कर दिया। ये एक बहुत ही बाइनरी स्थिति है। या तो इंसान बीमार है या फिर पूरी तरह से स्वस्थ है। सही कहा, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी उन बीमारियों की तरफ देखते हैं जिनका कोई एक स्पष्ट वायरस या कोई एक टूटी हुई हड्डी नहीं होती। जिन्हें शायद डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स कहा जाता है। हाँ, बीमारियों का धुंधला पानी, जहाँ एक्सरे मशीनें और ब्लड टेस्ट अक्सर असली वजह पकड़ने में नाकाम रहते हैं। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का विषय ठीक यही धुंधला पानी है। आज हमारे पास जो रिसर्च नोट्स और लेखों का स्टैक है, उसका मुख्य विषय है द कंफर्ट क्राइसिस और एवोल्यूशनरी मिसमैच सिंथेसिस। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज के समय में। बिल्कुल। और इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि आधुनिक समय की अत्यधिक सुख सुविधाएं, जिन्हें इंसानों ने सदियों की कड़ी मेहनत, विज्ञान और तकनीक के जरिए हासिल किया है, वे कैसे आज मानव स्वास्थ्य और आंतरिक खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हैं। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? मतलब ये विषय हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू को छूता है। अगर इतिहास को देखें तो इंसान का दिमाग लाखों सालों तक प्राचीन काल की कमियों यानी स्कैर्सिटी और कड़े संघर्षों के लिए बना है। जहां हर दिन जीवित रहना ही एक चुनौती थी। एग्जैक्टली। लेकिन आज की जो अत्यधिक प्रचुरता है, जिसे हम अबंडेंस कहते हैं, उसने इस प्राचीन जैविक मशीनरी को पूरी तरह से भड़का दिया है। और देखिए, इस भटकाव का जो नतीजा सामने आ रहा है वो सिर्फ कोई दार्शनिक विचार नहीं है। इसके ठोस और काफी भयानक परिणाम पूरी दुनिया के सामने है। क्या कुछ आंकड़े हैं हमारे पास इस बात को साबित करने के लिए? बिल्कुल। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य मेडिकल रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि आज दुनिया भर में हर 33 सेकंड में हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारी से एक जान जा रही है। बाप रे, हर 33 सेकंड में एक जान। जी हाँ, ये मानव इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और नंबर 1 किलर है। और अगर हम इसके मूल कारण की तह तक जाएं तो वो यही एवोल्यूशनरी मिसमैच है। तो मतलब हमारा विकास और हमारा आज का वातावरण मेल नहीं खा रहे हैं। सही कहा। इसे समझने के लिए मानव विकास की टाइमलाइन को देखना होगा। इंसान का शरीर एक ऐसे वातावरण के लिए डिजाइन किया गया था जहां भोजन के लिए मीलों चलना पड़ता था, मौसम की मार झेलनी पड़ती थी, और आराम एक बहुत ही दुर्लभ चीज थी। वो वातावरण आज मौजूद ही नहीं है। आज इंसान एक ऐसे वातानुकूलित, गतिहीन और कैलोरी से भरे वातावरण में जी रहा है जिसके लिए उसका शरीर कभी इवॉल्व ही नहीं हुआ। तो शारीरिक बीमारियों पर गहराई से चर्चा करने से पहले मैं ये सोच रहा था कि ये अत्यधिक आराम असल में इंसानी दिमाग के साथ क्या खेल खेल रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि शरीर तो बाद में बीमार पड़ता है। हाँ, शुरुआत तो शायद हमारे सोचने के तरीके और हमारे नर्वस सिस्टम से होती है ना? बिल्कुल। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा है जिसे प्रॉब्लम क्रीप कहा जाता है। प्रॉब्लम क्रीप, ये क्या होता है? विज्ञान की भाषा में इसे प्रेवलेंस इंड्यूस्ड कॉन्सेप्ट चेंज कहा जाता है। देखिए, मानव मस्तिष्क का जो एमिगडाला है, जो खतरे को भांपने वाला अलार्म सिस्टम है, जो हमें डर या पैनिक का एहसास कराता है, जी, वो लाखों सालों तक जंगली जानवरों के हमले, भुखमरी या कड़ाके की ठंड से जम जाने जैसे वास्तविक और जानलेवा खतरों को प्रोसेस करने के लिए बना था। मतलब उस समय दिमाग का पूरा फोकस इन बड़े खतरों से शरीर को बचाने पर होता था। एग्जैक्टली। लेकिन जब आधुनिक जीवन से ये वास्तविक खतरे और बड़ी समस्याएं लगभग पूरी तरह गायब हो जाती हैं, तो इंसानी दिमाग खतरों को पहचानने का अपना पैमाना अपने आप नीचे गिरा देता है। हाँ, पैमाना नीचे गिरा देता, मतलब वो छोटी चीजों को भी खतरा मानने लगता है। बिल्कुल सही।
दिमाग शून्य में नहीं रह सकता। उसे सुलझाने के लिए या यूं कहें कि चिंता करने के लिए किसी न किसी समस्या की जरूरत होती है। चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं, क्योंकि ये बात मुझे एक बहुत ही सटीक और आधुनिक तकनीकी उदाहरण की याद दिला रही है। अच्छा, कौन सा उदाहरण? यह बिल्कुल किसी कंप्यूटर के उस अत्यधिक संवेदनशील एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह है जिसे सिस्टम में 24 घंटे कोई ना कोई वायरस ढूंढने और उसे खत्म करने की कमांड दी गई है। ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है ना? अब मान लीजिए कि उस कंप्यूटर को इंटरनेट से काट दिया जाए और उसमें कोई असली खतरनाक वायरस आना बंद हो जाए। वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खाली नहीं बैठेगा। वो कुछ ना कुछ तो स्कैन करेगा ही। बिल्कुल। अपनी प्रोग्रामिंग के कारण वो कंप्यूटर की बिल्कुल सुरक्षित, सामान्य और ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरी फाइलों को ही वायरस समझने लगेगा और उन्हें ब्लॉक या डिलीट करना शुरू कर देगा, जिससे पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। ये प्रॉब्लम क्रीप को समझने के लिए सबसे सटीक एनालॉजी है। तो हमारा दिमाग भी यही कर रहा है आज के समय में। जी, प्राचीन हार्डवेयर और आधुनिक सॉफ्टवेयर का ये टकराव ही वो वजह है जिससे आधुनिक दुनिया में लोगों को छोटी छोटी परेशानियां बहुत बड़ी और जीवन के लिए खतरे जैसी लगने लगती हैं। जिन्हें हम फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। एग्जैक्टली। जैसे किसी कैफे में वाईफाई का धीमा हो जाना या ऑनलाइन ऑर्डर की हुई कॉफी का थोड़ा ठंडा हो जाना, या फिर किसी ईमेल का तुरंत जवाब ना आना। हाँ, ये सब इंसान के नर्वस सिस्टम में वही पैनिक और स्ट्रेस पैदा कर सकते हैं जो शायद हजारों साल पहले किसी शिकारी जानवर को देखकर होता था। अरे वाह, ये तो बहुत अजीब स्थिति है। मतलब दिमाग बिना किसी नए खतरे या लक्ष्य के खाली बैठा है। और इसीलिए वो अपने आसपास मौजूद हर छोटी असुविधा को एक बड़े खतरे के रूप में प्रोसेस करने लगता है। तो मतलब ये हुआ कि दिमाग को हर हाल में किसी न किसी परेशानी की तलाश रहती है, और अगर असली परेशानी ना मिले तो वो खुद के लिए नई और काल्पनिक परेशानियां घड़ लेता है। बिल्कुल, ये तो हुई दिमाग की खुद ब खुद खतरे ढूंढने और समस्याओं का पैमाना गिराने की आदत। लेकिन अगर हम आज की आधुनिक तकनीक और सिलिकॉन वैली के बिजनेस मॉडल की तरफ देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे तकनीक बनाने वालों ने इंसान की इस न्यूरोलॉजिकल कमजोरी को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है और अब वे इसे वेपनाइज कर रहे हैं। एग्जैक्टली, इसका हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि आधुनिक तकनीक और डिजिटल दुनिया ने इंसान की इसी खतरे और उत्तेजना ढूंढने वाली कमजोरी को एक सिस्टम में बदल दिया है। इस सिस्टम का कोई नाम है क्या? जी, इसे स्कैरसिटी लूप कहा जाता है। स्कैरसिटी लूप? ये कैसे काम करता है? यह लूप इतनी खामोशी और बारीकी से काम करता है कि किसी भी इंसान को इसके जाल में फंसने का एहसास तक नहीं होता। देखिए, इस लूप के काम करने के 3 मुख्य चरण होते हैं। अच्छा, पहला चरण क्या है? पहला चरण है अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। दूसरा चरण है अप्रत्याशित इनाम यानी अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स। और तीसरा? और तीसरा चरण है तुरंत दोहराने की क्षमता यानी क्विक रिपीटेबिलिटी। ये वही मनोवैज्ञानिक ढांचा है जिस पर कसीनो और जुए के अड्डे दशकों से काम कर रहे हैं। और अब ये हर व्यक्ति की जेब में मौजूद है, उनके स्मार्टफोन्स के रूप में। बिल्कुल सही। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो ये समझना आसान होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने फोन पर कोई सोशल मीडिया ऐप खोलता है, तो ऐप का आइकॉन ही वो अवसर हो गया। एग्जैक्टली। अब जब वो व्यक्ति अपनी स्क्रीन को नीचे की तरफ स्वाइप करता है तो उसे नहीं पता होता कि अगली पोस्ट क्या होगी। वो कोई बहुत ही मजेदार वीडियो हो सकती है, किसी दोस्त की वेकेशन की तस्वीर हो सकती है, या फिर कोई बहुत ही उबाऊ विज्ञापन हो सकता है। तो ये जो अनिश्चितता है, क्या यही वो अप्रत्याशित इनाम है जो दिमाग को जकड़ लेता है? क्योंकि अगर हर बार कुछ अच्छा ही दिखेगा तो शायद दिमाग जल्दी बोर हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का बहुत बड़ा खेल है। जिसे अक्सर फील गुड हार्मोन कहा जाता है। हाँ, लेकिन डोपामाइन सिर्फ इनाम मिलने पर रिलीज नहीं होता, बल्कि इनाम की उम्मीद और उसकी अनिश्चितता पर सबसे ज्यादा रिलीज होता है। अच्छा, मतलब सस्पेंस में ज्यादा मजा आता है दिमाग को। जी, दिमाग को पैटर्न खोजना और अनिश्चितता से खेलना बहुत पसंद है। और इस लूप का जो तीसरा हिस्सा है, तुरंत दोहराने की क्षमता, बिल्कुल, वो इस पूरी प्रक्रिया को एक लत में बदल देता है। एक और बार स्क्रॉल करने में कोई शारीरिक मेहनत नहीं लगती, बस अंगूठे का एक हल्का सा मूवमेंट चाहिए होता है। कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। हाँ, और इसके साथ ही वेलोसिटी ऑफ हैबिट नाम की एक अवधारणा भी काम करती है। इसका अर्थ ये है कि जितनी जल्दी किसी काम या एक्शन से इनाम मिलता है, दिमाग उस रास्ते को उतनी ही तेजी से पक्का कर लेता है। यानी लत उतनी ही तेजी से लगती है। एग्जैक्टली। मुझे याद है पुराने समय की स्लॉट मशीनों में एक बड़ा सा भारी हैंडल होता था
उसे पूरी ताकत लगाकर खींचना पड़ता था, फिर भारी भरकम पहिए अपनी आवाज के साथ घूमते थे। और काफी सेकंड के इंतजार के बाद नतीजा सामने आता था। हाँ, उस पूरी प्रक्रिया में एक फ्रिक्शन या अड़चन थी, समय लगता था। लेकिन आज की डिजिटल स्लॉट मशीनों या ट्रेडिंग एप्स और सोशल मीडिया में वो हैंडल गायब हो गया है। उसकी जगह बस एक स्पिन बटन है या स्क्रीन पर एक हल्का सा स्वाइप है, जो पलक झपकते ही नतीजा दे देता है। इनाम मिलने की स्पीड तेज हो गई, फ्रिक्शन खत्म हो गया और इसीलिए लत गहरी हो गई। बिल्कुल सही विश्लेषण है ये। लेकिन जब हम इस स्कैरसिटी लूप को देखते हैं तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है, क्या आज की दुनिया का हर बड़ा बिजनेस इनोवेशन सिर्फ इसी लत लगाने वाले लूप से पैदा हो रहा है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब क्या हर नई कंपनी बस इसी फ्रिक्शन को कम करने के बिजनेस में लगी है ताकि लोग बस उनके ऐप से चिपके हुए हैं? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इनोवेशन और लत के बीच एक बहुत ही बारीक रेखा है। वो कैसे? बिजनेस और इंसानी क्रिएटिविटी असल में तब अपने चरम पर होते हैं जब रिसोर्स स्कैरसिटी यानी संसाधनों की कमी होती है। जब आपके पास ऑप्शंस कम हो। जी, इतिहास गवाह है कि जब इंसान के पास संसाधन सीमित होते हैं, समय कम होता है या परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब उसका दिमाग सबसे बेहतरीन और आउट ऑफ द बॉक्स समाधान सोचता है। और जब सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाए तो? इसके विपरीत अबंडेंस या प्रचुरता अक्सर आलसी निर्णय लेने की प्रक्रिया को जन्म देती है। जब हर चीज आसानी से बिना किसी फ्रिक्शन के उपलब्ध हो, तो नई सोच पैदा होने की जगह इंसान पुरानी परंपराओं और बने बनाए ढर्रों से बंधा रहता है। तो फिर इन डिजिटल आदतों और इस लूप से बचने का उपाय क्या है? इसीलिए इन डिजिटल आदतों को तोड़ने का जो सबसे कारगर वैज्ञानिक उपाय बताया गया है, वो तकनीक को पूरी तरह छोड़ना नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? उस प्रक्रिया में जानबूझकर वापस अड़चने या फ्रिक्शन पैदा करना है, जैसे फोन को किसी दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाना या ऐप्स को हाइड कर देना। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस मानसिक प्रभाव और डिजिटल दुनिया के लूप से बाहर निकलकर असल दुनिया में शारीरिक संघर्ष की ओर देखें, तो आधुनिक जीवन शैली के जो आंकड़े सामने आते हैं वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जी, शारीरिक स्तर पर यह मिसमैच और भी ज्यादा साफ दिखता है। रिसर्च ये बताती है कि हमारे शिकारी संग्रहकर्ता पूर्वज भोजन की तलाश में और जीवित रहने के लिए रोजाना औसतन लगभग 20,000 कदम चलते थे। 20,000 कदम? हाँ। और आज के समय में? आज का वो आधुनिक इंसान जो वातानुकूलित दफ्तरों में काम करता है और घर का राशन भी ऐप के जरिए मंगवाता है, वो दिन भर में बमुश्किल 4 से 5,000 कदम ही चल पाता है। ये शारीरिक गतिविधि में एक बहुत बड़ी और खतरनाक गिरावट है। तो इस गतिहीन जीवन शैली से बाहर कैसे निकला जाए? इस गिरावट का मुकाबला करने के लिए व्यवहार विज्ञान में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली नियम का जिक्र किया गया है, जिसे 2% रूल कहा जाता है। 2% का नियम, ये क्या है? दुनिया भर में हुए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि किसी भी मॉल, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर जहां एस्केलेटर और सीढ़ियां दोनों अगल बगल मौजूद हों, वहां ज्यादातर लोग एस्केलेटर ही चुनते हैं ना? बिल्कुल, केवल 2% लोग ही ऐसे होते हैं जो एस्केलेटर की जगह सीढ़ियों का चुनाव करते हैं। बस 2%? हाँ, बाकी 98% लोग बिना एक पल सोचे आसान रास्ता चुन लेते हैं। आधुनिक दुनिया के इस कंफर्ट क्राइसिस से बाहर निकलने का पहला और सबसे बुनियादी कदम यही है कि उन 2% लोगों में शामिल होने का संकल्प लिया जाए। एग्जैक्टली। जब भी विकल्प मौजूद हो तो जानबूझकर कठिन रास्ता चुना जाए, सीढ़ियां चढ़ी जाए। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस आराम की जिंदगी से बाहर निकलकर अपनी फिटनेस सुधारने की कोशिश करता है, तो आधुनिक दुनिया ने व्यायाम को लेकर भी कई भ्रम पैदा कर दिए हैं। किस तरह के भ्रम? उदाहरण के लिए सबसे आम सलाह यही मिलती है कि बस जूते पहनो और दौड़ना शुरू कर दो। दौड़ने या रनिंग करने को हमेशा कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का सबसे बेहतरीन और अंतिम उपाय मान लिया जाता है। हाँ, रनिंग को लेके यह धारणा बहुत आम है। हर कोई मैराथन दौड़ना चाहता है। तो क्या ये सही तरीका नहीं है? अगर हम इसे एवोल्यूशनरी मिसमैच के वैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो एक दूसरी गतिविधि जिसे रकिंग कहा जाता है, वो दौड़ने के मुकाबले मानव शरीर के लिए कहीं अधिक प्राकृतिक और फायदेमंद साबित होती है। रॉकिंग, इसका क्या मतलब होता है? मानव विकास के इतिहास को खंगालने पर पता चलता है कि हमारे पूर्वज बिना किसी कारण के मीलों तक दौड़ने नहीं जाते थे। दौड़ना केवल किसी शिकारी जानवर से जान बचाने या किसी शिकार का पीछा करने जैसी आपातकालीन स्थिति में होता था। तो फिर वे दिन भर करते क्या थे? इसके बजाय वे अक्सर अपना शिकार, लकड़ियां, पानी या अपने बच्चों को उठाकर लंबी दूरियां तय करते थे।
रकिंग का मतलब है अपनी पीठ पर एक बैकपैक में थोड़ा वजन रखकर चलना। लेकिन ये दौड़ने से बेहतर कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता था कि हृदय गति या हार्ट रेट को तेजी से बढ़ाने के लिए दौड़ना ही सबसे कारगर तरीका है। देखिए, दौड़ने की सबसे बड़ी समस्या इसके बायोमैकेनिक्स में छिपी है। बायोमैकेनिक्स हाँ मतलब जिस तरह से शरीर मूव करता है। हाँ, जब कोई व्यक्ति दौड़ता है तो उसके हर कदम के साथ जमीन से टकराने पर उसके शरीर के वजन का लगभग 3 से 4 गुना झटके का बल उसके घुटनों, टखनों और रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरता है, जिसे इम्पैक्ट फोर्स कहते हैं। बिल्कुल। यही कारण है कि धावकों को लगातार जोड़ों के दर्द और चोटों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर रकिंग में व्यक्ति दौड़ता नहीं है बल्कि वजन के साथ चलता है। तो इसमें वो विनाशकारी झटका नहीं होता? जी, यह पूर्वजों की उसी लोड बेरिंग या वजन उठाने वाली जीवन शैली की सटीक नकल है। इसके कई फायदे हैं। जैसे कि वजन के कारण हृदय गति उसी स्तर तक पहुंच जाती है जो दौड़ने में होती है, जिससे बेहतरीन कार्डियो वर्कआउट होता है। साथ ही ये मांसपेशियों को कमजोर होने से बचाता है। और हड्डियों के लिए भी अच्छा होगा? एग्जैक्टली, ये हड्डियों के घनत्व यानी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें शरीर पर पड़ने वाले वो विनाशकारी झटके नहीं होते, जिससे चोट लगने का खतरा बेहद कम हो जाता है। ये एक बहुत ही तार्किक और व्यवहारिक बात है और शारीरिक स्वास्थ्य के पतन से जुड़ी एक और महामारी है जिसका इन रिसर्च नोट्स में बहुत प्रमुखता से जिक्र किया गया है। आप किस महामारी की बात कर रहे हैं? भयंकर कमर दर्द या बैक पेन। ये आज लगभग हर उस व्यक्ति की कहानी है जो कुर्सी पर बैठकर काम करता है। ये तो सच में एक बहुत बड़ी समस्या है। चिकित्सा आंकड़े बताते हैं कि आज दुनिया में लगभग 80% लोगों को अपने जीवन काल में कभी न कभी गंभीर बैक पेन का सामना करना पड़ता है। 80%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ओह, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या नहीं है, बल्कि इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च और काम की उत्पादकता पर बहुत भारी असर पड़ता है। हाँ, दर्द के कारण लोग काम पर नहीं जा पाते होंगे। बिल्कुल, बैक पेन के कारण हर साल लाखों कार्य दिवस बर्बाद हो जाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा मूल कारण हमारी वो आधुनिक गद्देदार और एर्गोनॉमिक कुर्सियां हैं, जिन्हें हम बहुत आरामदायक मानते हैं। कुर्सियां कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं? ऐसा लगता है कि वे तो पीठ को सपोर्ट देने के लिए बनाई गई हैं। समस्या उसी सपोर्ट में है। सपोर्ट में? कैसे? इंसान दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी कुर्सियों पर बिताता है जिनमें एक बैकरेस्ट होता है। जैसे ही पीठ उस बैकरेस्ट पर टिकती है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ शरीर को सीधा रखने का काम कुर्सी ले लेती है। तो हमारी मांसपेशियां क्या करती हैं? कुछ नहीं। इसके परिणाम स्वरूप हमारे धड़ यानी टोर्सो और कोर की जो मांसपेशियां हैं, वे काम करना बंद कर देती हैं। वे पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती हैं। ओह, तो हम उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, महीनों और सालों तक इस निष्क्रियता के कारण ये मांसपेशियां कमजोर और छोटी होती जाती हैं। इसका सबसे सीधा उपाय जो एवोल्यूशनरी रिसर्च में सुझाया गया है, वो है कुर्सियों का मोह छोड़कर वापस जमीन पर बैठना, जिसे फ्लो सेटिंग कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन जमीन पर बैठने के बायोमैकेनिक्स कुर्सी से किस तरह लगे? देखिए, जब कोई व्यक्ति जमीन पर बैठता है तो पीछे टिकने या आराम करने के लिए कोई कृत्रिम सपोर्ट नहीं होता। ऐसे में शरीर को सीधा रखने के लिए धड़, पीठ और कोर की मांसपेशियों को शरीर के वजन को संभालने के लिए लगातार काम करना पड़ता है। इसे शायद एक्टिव सिटिंग कहते हैं। एग्जैक्टली। इसके अलावा मानव शरीर के लिए जमीन पर लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहना असहज होता है। हाँ, थोड़ी देर में पैर सुन्न होने लगते हैं या थकान लगने लगती है। लाव से हिप मोबिलिटी यानी कूल्हे का लचीलापन बढ़ती है, जोड़ों में लुब्रिकेशन बना रहता है और रीढ़ की हड्डी भी अपनी प्राकृतिक मुद्रा में रहती होगी। जी, और अंततः यही आदत उस भयानक कमर दर्द से बचाती है। इस पूरी रिसर्च में एक प्रैक्टिकल चैलेंज भी दिया गया है जो इसी वजन उठाने और शरीर को प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल करने से जुड़ा है। वो क्या चैलेंज है? उदाहरण के लिए रोजमर्रा के कामों में छोटे छोटे बदलाव लाना। जैसे अगली बार जो कोई ग्रोसरी स्टोर जाए तो उस पहिए वाली शॉपिंग कार्ट या ट्रॉली का इस्तेमाल करने के बजाय खुद उन भारी बैग्स या टोकरियों को अपनी गाड़ी या घर तक उठा कर ले जाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार और व्यवहारिक सुझाव है ना? ये एक बहुत ही मामूली सा काम लगता है, लेकिन ये शरीर को उसी लोड बेयरिंग वाले काम की याद दिलाता है जिसके लिए उसे इवॉल्व किया गया था। ट्रॉली का आविष्कार आराम के लिए हुआ था, लेकिन उसने शरीर से वो जरूरी मेहनत छीन ली। बिल्कुल। इसी तरह के छोटे छोटे कदम उस बड़े एवोल्यूशनरी मिसमैच की खाई को पाटने का काम करते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है?
जब हम इन सारी बातों को एक साथ पिरो कर देखते हैं, चाहे वो दिमाग का छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा खतरा मान लेना हो, या डिजिटल तकनीक का हमारी आदतों से खेलना और डोपामाइन लूप बनाना हो, या फिर कुर्सियों का हमारी कमर को कमजोर करना हो, या ट्रॉली का हमारी मांसपेशियों को आराम देना हो, क्या इन सब का सीधा सा निष्कर्ष यह है कि आधुनिक दुनिया में मौजूद हर सुख सुविधा, हर आविष्कार हमें बस नुकसान ही पहुंचा रहा है? देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मानव सभ्यता को वापस गुफाओं में लौट जाना चाहिए या हर तरह की तकनीक का बहिष्कार कर देना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इसका अर्थ यह है कि हमें उन छिपे हुए तनावों यानी हिडन स्ट्रेसर्स को पहचानने और उनके प्रति जागरूक होने की सख्त जरूरत है, जो इस आधुनिक और अत्यधिक आरामदायक जीवन शैली ने हमारे अंदर भर दिए हैं। छिपे हुए तनाव। क्या आप इसका कोई और उदाहरण दे सकती हैं? चलिए, इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण आहार यानी डाइट से लेते हैं। पोषण विज्ञान में एक अवधारणा है जिसे सटाइटी डेंसिटी इनवर्स कहा जाता है। सटाइटी डेंसिटी इनवर्स, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी और मेडिकल टर्म लग रहा है। इसका शरीर की पाचन क्रिया से क्या सीधा संबंध है? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आज के जो अत्यधिक प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, जैसे आलू के चिप्स, कुकीज या फास्ट फूड जो पैकेट में आते हैं और बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, हाँ, वे प्रयोगशालाओं में इस तरह से इंजीनियर किए जाते हैं कि उनमें कैलोरी कूट कूट कर भरी होती है। इसे डेंसिटी कहते हैं। और सटाइटी का क्या मतलब है? उन्हें खाकर पेट भरने या तृप्त होने का जो जैविक एहसास है, उसे सटाइटी कहते हैं। और इन प्रोसेस्ड फूड्स में ये सटाइटी लगभग शून्य होती है। ऐसा क्यों होता है? पेट क्यों नहीं भरता? क्योंकि मानव शरीर में पेट भरने का सिग्नल 2 तरीकों से दिमाग तक पहुंचता है। पहला, जब पेट भौतिक रूप से खिंचता है, जिसे स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहते हैं। और दूसरा तरीका? दूसरा, जब लेप्टिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। ये प्रोसेस्ड फूड मुंह में जाते ही पिघलने लगते हैं, पेट को खींचते नहीं हैं और दिमाग के लेप्टिन सिग्नल को बाईपास कर देते हैं। मतलब दिमाग को पता ही नहीं चलता कि हमने कुछ खाया है। एग्जैक्टली। नतीजा ये होता है कि कोई भी व्यक्ति चिप्स का एक पूरा बड़ा पैकेट खा सकता है, हजारों कैलोरी ले सकता है और फिर भी उसे भूख का एहसास होता रहता है। यानी ये आधुनिक भोजन ऐसा है जो शरीर को सही मायने में पोषण या ऊर्जा देने से ज्यादा इंसान को हमेशा भूखा रखने और लगातार खाते रहने के लिए डिजाइन किया गया है। आपने बिल्कुल सही कहा। इसके ठीक विपरीत जो सिंगल इंग्रेडिएंट फूड होते हैं, सिंगल इंग्रेडिएंट मतलब जो प्राकृतिक होते हैं, जी, ऐसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जो सिर्फ एक ही चीज से बने हैं, जैसे उबले हुए चावल, साधारण आलू, मीट, अंडे या ताजे फल, उनमें ये सटाइटी सिग्नल बहुत मजबूती से काम करता है। तो उनसे पेट जल्दी भर जाता है। बिल्कुल। रिसर्च बताती है कि जब लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की जगह सिर्फ इन प्राकृतिक चीजों को खाते हैं, तो वे अनजाने में ही बिना किसी डाइटिंग के दिन भर में करीब 500 कैलोरी कम खाते हैं। 500 कैलोरी, वो भी बिना डाइटिंग के? हाँ, क्योंकि ये प्राकृतिक खाना अपनी फाइबर और पानी की मात्रा के कारण पेट को जल्दी भर देता है और दिमाग को तुरंत सिग्नल भेज देता है कि अब और भोजन की जरूरत नहीं है। भोजन से जुड़ी ये समस्या तो समझ में आती है क्योंकि हम इसे खाते हैं, लेकिन हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो हवा है, वो भी हम पर एक अलग तरह का और अदृश्य वार कर रहा है। वो कैसे? आप किस चीज की बात कर रहे हैं? इन लेखों में पर्यावरण के शोर यानी एनवायरमेंटल नॉइज को भी एक बहुत ही गंभीर लेकिन पूरी तरह से अनदेखे खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है। हम अक्सर प्रदूषण का मतलब सिर्फ धुएं या स्मॉग से जोड़ते हैं, लेकिन ये शोर वाला प्रदूषण शरीर के अंदर क्या कर रहा है? पर्यावरण का शोर सच में एक क्रिटिकल बायोलॉजिकल खतरा है। आज अगर हम महानगरों में रहने वाले लोगों या उन विशाल ओपन प्लान ऑफिस में काम करने वालों को देखें, तो उनके आसपास हमेशा एक धीमा, लगातार बजने वाला शोर मौजूद रहता है। हाँ, जैसे बाहर के ट्रैफिक की आवाज या एयर कंडीशनर की भिनभिनाहट, या कई लोगों की एक साथ होने वाली बातचीत और बैकग्राउंड में चलता संगीत। इंसानी नर्वस सिस्टम प्राकृतिक रूप से इस तरह के लगातार शोर के लिए नहीं बना है। तो शरीर इस शोर पर कैसे रिएक्ट करता है? शरीर इस धीमे लेकिन लगातार शोर को अवचेतन रूप से एक खतरे के रूप में प्रोसेस करता है। ये शरीर के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को लगातार अलर्ट पर रखता है और सर्वाइवल स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देता है। मतलब शरीर को लगता है कि कोई हमला होने वाला है। बिल्कुल। इसके कारण रक्त में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर लगातार बढ़ा रहता है और समय के साथ यही क्रॉनिक स्ट्रेस ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और हार्ट डिजीज या दिल की बीमारियों के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है।
ये तो ऐसा है जैसे शरीर हर वक्त किसी न दिखने वाले दुश्मन से लड़ रहा हो। और मजेदार बात यह है कि इसका समाधान भी उतना ही प्राचीन है जितना कि इंसान खुद। अच्छा, वो क्या है? जानबूझकर शांति या साइलेंस की तलाश करना। दिन में कुछ समय के लिए फोन से दूर, हर तरह के बैकग्राउंड शोर से दूर, टीवी या म्यूजिक बंद करके बस शांति में बैठना। अक्सर लोग इसे केवल कोई आध्यात्मिक अभ्यास या मेडिटेशन मान लेते हैं। जी, लेकिन विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक बुनियादी बायोलॉजिकल जरूरत है। शांति वो दवा है जो शरीर के इस अति उत्तेजित नर्वस सिस्टम को शांत करती है, एंग्जाइटी को कम करती है और उसे वापस उसके बेसलाइन पर रीसेट करती है। क्या बात है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो इस पूरी प्रक्रिया को द हीरोज जर्नी के ढांचे में रखा जा सकता है। द हीरोज जर्नी, ये तो कहानियां और फिल्मों में इस्तेमाल होता है ना? बिल्कुल। मानव इतिहास की हर महान कहानी, हर महाकाव्य में एक समान पैटर्न होता है। हीरो को अपना आरामदायक और सुरक्षित घर छोड़ना पड़ता है, उसे किसी अज्ञात यात्रा पर निकलना पड़ता है, जहां उसे मुश्किलों, राक्षसों और भयानक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। एग्जैक्टली। और उस भयंकर संघर्ष से गुजरने के बाद ही उसे सच्चा ज्ञान, आंतरिक खुशी या जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल होती है। इंसानी दिमाग और शरीर के काम करने का भी यही अटूट नियम है। तो मतलब बिना संघर्ष के कोई असली खुशी नहीं है। सही कहा। सच्ची मनोवैज्ञानिक खुशी और शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट यानी अल्पकालिक असुविधा का जानबूझकर सामना करने और उस चुनौती से पार पाकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ हासिल करने से ही मिलती है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है और इसी हीरो की यात्रा के साथ हम इस पूरे गहरे विश्लेषण के मुख्य निष्कर्षों को समेटने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, इसे समेटना जरूरी है। आज इन सारे रिसर्च पेपर्स और नोट से हमने जो कुछ भी विश्लेषित किया, उसका पूरा सार टेंशन और रेजोल्यूशन के बीच झूलता है। इंसान का ये मूल स्वभाव ही है कि वो हमेशा आराम चाहता है, वो ऊर्जा बचाना चाहता है और कम से कम मेहनत वाला रास्ता खोजना चाहता है। और देखिए, ये इवोल्यूशनरी नजरिए से सही भी था। जब भोजन कम था तो ऊर्जा बचाना समझदारी थी। हाँ, लेकिन यही अत्यधिक आराम, यही बिना किसी फ्रिक्शन की जिंदगी जो आज हमें एक बटन दबाते ही इतनी आसानी से उपलब्ध है, वही अब हमारी शारीरिक फिटनेस और हमारी आंतरिक खुशी को दीमक की तरह खत्म कर रही है। और इसका इलाज कोई जादुई गोली, कोई नई ऐप या कोई आधुनिक गैजेट नहीं है। इसका एकमात्र इलाज है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जानबूझकर उसी प्राचीन शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट को वापस लाना। मतलब खुद को जानबूझकर थोड़ी मुश्किल में डालना, सीढ़ियों का चुनाव करना, मौसम की थोड़ी ठंड या थोड़ी गर्मी को शरीर पर महसूस होने देना और उसे बर्दाश्त करना। भूख का हल्का सा एहसास होते ही तुरंत किसी प्रोसेस्ड स्नैक की तरफ ना भागना। एग्जैक्टली। और दिन भर के डिजिटल और बाहरी शोरगुल के बीच अपने दिमाग के लिए थोड़ी शांति और सन्नाटे को खोजना। ये वो छोटी छोटी रोजमर्रा की असुविधाएं हैं जो हमारी कोशिकाओं को वापस जिंदा करती हैं और लंबी उम्र, ऊर्जा और जिसे विज्ञान में लॉन्ग टर्म वाइटैलिटी कहते हैं, उसे वापस ला सकती हैं। एक ऐसा जीवन जो सिर्फ किसी तरह बिताया नहीं जा रहा, बल्कि पूरी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के साथ जिया जा रहा है। यही इस पूरी चर्चा का मुख्य संदेश है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि इंसान लगातार एक ऐसी तकनीक, ऐसे समाज और ऐसी दुनिया के निर्माण में जी जान से जुटा हुआ है जहां किसी को कभी कोई शारीरिक मेहनत ना करनी पड़े, कोई मानसिक कष्ट ना उठाना पड़े। हम सब कुछ ऑटोमेट कर रहे हैं, हर चीज से फ्रिक्शन हटाकर सब कुछ आसान बना रहे हैं, जो कि एक तरह से खतरनाक रास्ता है। हाँ, लेकिन विकासवाद और मनोविज्ञान के इन सारे पहलुओं को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही अजीब और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। अगर इंसान अपने जीवन को पूरी तरह से आरामदायक बनाने की इस दौड़ में 100% सफल हो जाए, अगर भविष्य में मानव जीवन से हर प्रकार का शारीरिक संघर्ष, हर प्रकार की असुविधा पूरी तरह से और हमेशा के लिए मिटा दी जाए, तो क्या आने वाले कल में सबसे बड़ी, सबसे महंगी और सबसे दुर्लभ लग्जरी बस एक मुश्किल और चुनौतीपूर्ण अनुभव को खरीदना ही रह जाएगी?